जनरल साहब काइंडली बताइएगा कि ये क्या पेशरफ्त आगे हो रही है। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई, उसमें तमाम लीडर्स जो हैं अरब ममालिक के वो भी शामिल थे, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। उसके बाद गजा में जो है जंग बंदी होगी, फलस्तीन का क्या हल निकलेगा। अभी यूएनओ इजलास भी आपके सामने हुआ। ट्रंप क्या गेम कर रहे हैं, क्या काई क्या है, क्या होने वाला है। ट्रंप ने भी जो है रिक्वेस्ट की है कि अरब ममालिक से कि हमारा साथ दें। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब प्लीज बताइएगा तफसीली। देखें, अभी तो अमेरिकन लीडरशिप या ट्रंप की तरफ से ये सीज फायर की प्रपोजल्स या ये 21 पॉइंट्स देने की बात तो काबिल तारीफ है, लेकिन जब इतने बड़े लेवल के ऊपर ये नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि अमेरिकन लीडरशिप है और इधर अरब और मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप है, तो मेरे ख्याल में इशू को और फंडामेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप 7 अक्टूबर से हमास के ऊपर इल्जामात की बात से भी पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा और आपके नाजरीन को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के आखिरी सालों में 2 नवंबर 1917 को ये जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, और इसको बेल्फोर डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं, ये आर्थर बेल्फोर ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी था और उसने एक लेटर लिखा, ये जो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट लीडर हैं लॉर्ड वाल्टर, और उसको कहा कि आप वहाँ अपनी पैलेस्टाइन में अपनी स्टेट बना सकते हैं। अभी उनको कोई राइट नहीं था कि पैलेस्टाइन की जगह के ऊपर ये करने का, लेकिन वो उन्होंने क्यों किया, 2 वजूहात उन्होंने दी। एक तो ये कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में यहूदियों ने एलाइड फोर्सेस की मदद की है तो हम आपको कंपनसेट करना चाहते हैं, और ये अपनी कॉलोनी के तौर के ऊपर वहां उनको ये इजाजत दे रही है कि एक और लैंड पे जाके आप अपना कब्जा कर लें। और नंबर 2 उसकी वजह ये थी कि उनसे ये भी अंडरटेकिंग दी कि आप जब उधर होंगे तो आप ब्रिटिश कंट्रोल को, स्ट्रेटेजिक उनकी जो डोमिनेंस है और स्ट्रेटेजिक इंपीरियल कंट्रोल को करेंगे, और वो कर रहे हैं आज तक। तो मसला 7 अक्टूबर का नहीं है, हमास ने जो कुछ किया गलत किया, हम ये कहते हैं कि, लेकिन उन्होंने क्यों किया, बिकॉज उनकी लैंड पे कब्जा किया। सबसे बड़ी ज्यादती तो इजराइल ने की जो उधर आए। अभी ये चीज हाईलाइट होनी चाहिए इतनी हाई लेवल की मीटिंग में जो इनके साथ हो रही है। इसमें बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ठीक है कि सीज फायर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उसके साथ रिलेटेड आपका रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस हो, लेकिन इसमें यह भी ठीक है कि इजराइल फोर्सेस जो हैं वो डी इंडक्ट हो वहां से फौरी तौर पे, और ये डी इंडक्शन वहां उनकी जो है, ये हमारे लीडर्स जो मुस्लिम दुनिया के और अरब लीडर्स के कहें कि यहां से डी इंडक्शन ना हो, गुलान हाइट से भी हो, वेस्टर्न बैंक से भी हो, और वो अपने 1967 की जो अरब इजराइल वार थी उससे पहले जो स्टेटस था उसके ऊपर जाएं और 2 स्टेट्स को कबूल करें ताकि, और ये बैतुल मुकद्दस से अमेरिकन एम्बेसी को भी हटाना वहां से जरूरी है क्योंकि वो उनके पोर्शन में नहीं आता। तो इसलिए जो ये सजेशन है कि, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स हो जिसमें और करें कि इजराइल की जो साइड है उसको अगर कोई इन्होंने डायलॉग करने तो बातचीत से उनसे बात करें, लेकिन अटैक या उनकी इनग्रेस ना होने दें। और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन भी एक इन्होंने सजेस्ट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम दुनिया की और अरब की हो। मैं ये कहता हूं कि अगर आज़ादी आप पैलेस्टाइन को दें ना, तो फिर महमूद अब्बास साहब के तहत जो PLO की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ओवरऑल चार्ज संभाले। अगर हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के फेवर में हैं तो फिर अगर उनकी स्टेट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी स्टेट की एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं जिसके अंदर एक हुकूमत बने और वो इस सारे एरिया का कंट्रोल करे। यस, ये बड़ी बात ठीक है कि जो ट्रंप ने भी इसमें जोर लगाया कि फिर जब ये हो जाए तो आप हम उसकी डेवलपमेंट की बात, डिक्टेटिंग टू मच, और आप अगर कह भी दे नहीं होगा तो वो उस तरह के एलिमेंट अपने तौर के ऊपर अगर पब्लिक उनको सपोर्ट करती है तो फिर तो आप किस तरह किसी को कह सकते हैं कि इनको निकाल दो या ऐसे करो। तो मेरे ख्याल में ये इश्यूज हैं जो बैठ के डिस्कस करने वाले हैं। सीज फायर इज नंबर 1, और उसके बाद वो होस्टेजेस की जो बात करते हैं, डी इंडक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ इजराइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अमेरिका को पता होना चाहिए
کہ دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرائنگل آف ریپریشن ہے اور اس میں اسرائیل ہے اور اس کے پیچھے امریکہ ہے پوری طور پہ، چونکہ پچھلے یہ تقریباً 5-6 مہینوں میں 6 ویٹو کر چکے ہیں، سیز فائر نہیں ہونے دے رہے، تو وہ تو شریک جرم ہے۔ تو اسرائیل، امریکہ اینڈ انڈیا جو کشمیر کے اندر زیادتی کر رہے ہیں، یہ اینگل آف ریپریشن ہے۔ ان کی جو ٹرائنگل آف ریپریشن ہے، ٹرائنگل آف ریزسٹنس جو تھی، اس ساری بات میں پوری دنیا لگ رہی، اس میں یا حماس تھا یا حزب اللہ تھا یا ہوتی تھے یا ایران تھا، باقی تو کوئی لوگ آگے نہیں آئے نا۔ آپ کسی طریقے سے نیگوسیشن کے لیے بھی کچھ کر لیتے تو بہت اچھا تھا۔ تو اس لیے میرے خیال میں دنیا میں اگر ہم امن میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ موومنٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کو گراس روٹ سے شروع کریں۔ یہ پوچھا جائے کہ بیلفاسٹ ڈیکلریشن آپ کے اپنے مفادات کے لیے اگر یہودیوں نے آپ کو مدد کی ہے تو آپ اگر وہ پاکستان میں بھی ایک اس وقت کالونی تھا، انڈیا بھی، تو یہاں بھی یہ کہتے کہ جی یہودی ادھر بس سکتے ہیں یا کسی اور ملک میں بس سکتے ہیں، تو آپ کی اس ڈومیننس کا وہ فائدہ آپ نہیں دیں، آپ سودا دوسروں کی زمینوں کا نہ کریں۔ آپ جب ڈی کولونائز ہوا تو اسرائیل کا وہاں کوئی سکوپ نہیں ہے، اور اس کے بعد اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ بہت سے ملکوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ پیس اور امن آ جاتا ہے اور ٹو نیشن کے اوپر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں، تو بہت سے کنٹریز اسرائیل کو ایکسپٹ کریں گے، بہت سے ہم نے انڈیا کو بھی ایکسپٹ تو کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سیز فائر، ہوسٹیجز کا ریٹرن اور یہ جو کمپنسیشن ہے ان کو، اور پی ایل او کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اپنا کریں، یو این کی پیس کیپنگ فورس ہو اور یو این کے ریزولوشنز کو ویٹو نہ کیا جائے ان چیزوں کے اوپر۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سارا الزام یو این او پہ لگایا کہ یہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہونے دیتے، اور میں نے 7 جنگیں جو ہیں وہ بند کرائی ہیں۔ تو آپ نے جو 7 جنگیں کون سی بند کرائی ہیں؟ اور اگر آپ کشمیر کے اوپر ریزولوشنز کو آپ لوگ ویٹو نہ کرتے تو وہاں پاکستان انڈیا کا اور کیا جھگڑا تھا؟ آپ نے یہ اگر پیلسٹائن کے اندر یہ ویٹو نہ کرتے اور سیز فائر ہو جاتی تو یہ جنگ تو بند ہو جانی تھی۔ تو یہ جو جنگ لگی رہی یا آگ لگی رہی یا اٹراسٹیز ہوئی یا آپ نے مطلب ہیومن سلاٹر ہوا، تو یہ جینوسائیڈ ہوئی، اس کے اندر تو آپ ضرور جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں، اس جرم کے اندر۔ تو میرے خیال میں یہ حقائق ہیں جن سے پہلو تحقیق کر کے آپ آگے پھر نہیں چل سکتے۔ میرے خیال ہے اگر سول سرچنگ کرنی ہے تو بیٹھ کے اس مسئلے کے اوپر بات ہونی بہت ضروری ہے۔